तो अब हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो अम्ल की बात हो रही है, न्यूक्लिक अम्ल जो कि दो भाग में रहते हैं, आरएनए और डीएनए में, ठीक है। तो ये सब कौन बता रहा है? सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी? फ्रेडरिच मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, ठीक है, जिन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन नाम दिया था। और न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है वो किसने दिया था? ऑल्टमैन ने, ठीक है, ऑल्टमैन ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। और ये कैसे अणु होते हैं? ये दीर्घ अणु होते हैं, बृहत अणु, मतलब बड़े अणु होते हैं। ये जो अम्ल है, जो ट्राइएसिटिक अम्ल जो है उसमें अघुलनशील होते हैं, उसमें घुलनशील नहीं होते हैं। तो यह कैसे होते हैं? ये अम्ल अघुलनशील होते हैं, यह दीर्घ बृहत मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बहुलक होंगे भाई, साफ बात है, दीर्घ अणु तो किसी न किसी इकाई से तो बने होंगे। तो ये किस इकाई से बने होते हैं? यह न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये दो प्रकार के मैंने बताया था, न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए एक डीएनए। तो अभी इसकी बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है? देखो, न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार से उससे बनी होती है, तीन चीज़ों से बनी होती है। पहला फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट समूह से। दूसरी बनी होती है ये पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर से। और तीसरी होती है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार से। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? देखो, सबसे पहले फॉस्फेट समूह से बनी होती है। फॉस्फेट समूह क्या है सबसे पहले देखेंगे। फॉस्फेट समूह इसमें होता है ऑर्थोफॉस्फेट, जो कि होता है CH3PO4। CH3PO4 के ही रूप में इस पृथ्वी पर सभी सजीवों में यही ऑर्थोफॉस्फेट में मिलता है फॉस्फेट, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रक्चर है? पी के ऊपर क्या हुआ? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, और साइड में OH, नीचे भी OH, इधर भी OH। तो सारे H को जोड़ा तो कितने हो गए? 3 H हो गए। और कार्बन कितनी है इसमें? तो CH3PO4 के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे, उसके बाद क्या है? तो फॉस्फेट समूह खत्म हो गया, फॉस्फेट बस CH3PO4 के रूप में होता है, बस ये याद रखना। ऑर्थो क्या कहते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। अब हम देखेंगे पेंटोस शर्करा। पेंटोस याद आ रहा है ना? पेंटोस शर्करा में हमने 5 एग्जाम्पल देखे थे, राइबोस, राइबुलोस, है ना, जाइलुलोस और डीऑक्सीराइबोस, और हमने एक और देखा था एरेबिनोस। तो हमें किससे मतलब है? राइबोस से और डीऑक्सीराइबोस से, जिसमें C5H10O5 था और इस डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन कम थी, डिलीट थी। डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेंटोस शर्करा वही राइबोस और डीऑक्सीराइबोस होगी। और आरएनए में कौन सी मिलेगी? आरएनए की फुल फॉर्म क्या था? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस शर्करा मिलेगी। और डीएनए में क्या मिलेगी? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कौन सी मिलेगी? डीऑक्सीराइबोस मिलेगी, ठीक है। जिसमें बीटा जो हमारी शर्करा है पेंटोस, उसमें क्या होगा? एक ऑक्सीजन कम रहेगा। और ये एक ऑक्सीजन कहाँ कम होता है? दूसरे कार्बन की उस पर कम होता है, जो चेन है दूसरे कार्बन की चेन, उसमें नीचे वाले का एक ऑक्सीजन कम रहता है, तो उसकी अपेक्षा में राइबोस की। अब हम देखेंगे तो पेंटोस शर्करा भी सिंपल था। जो चीज़ है समझने वाली वो क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो नाइट्रोजन क्षार क्या रहता है? नाइट्रोजन क्षार, सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार 2 भाग में बटा रहता है। एक तो है नाइट्रोजन क्षार पिरामिडीन में, ठीक है, और एक रहता है प्यूरिन में। पिरामिडीन और प्यूरिन में रहता है, ठीक है। पिरामिडीन जो है वो होता क्या है? वो एक पायरिमिडीन रिंग से बने होते हैं, पायरिमिडीन रिंग से, जिसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन होते हैं। याद आया? 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो इस तरीके से रिंग रहती है, जिसमें 3 कार्बन एक साथ, फिर नाइट्रोजन, फिर 1 कार्बन, फिर नाइट्रोजन। इस तरीके से एक रिंग होती है, पिरामिडीन रिंग जिसे कहते हैं। तो ये पिरामिडीन हो गया। अब प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन में वही पिरामिडीन रिंग के साथ 2 नाइट्रोजन और 1 कार्बन जुड़कर एक और रिंग बनाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इमिडिजोल रिंग। क्या बोल रहे हैं? इमिडिजोल रिंग। तो इमिडिजोल रिंग क्या है? मान लो ये जब एक रिंग देखी हमने, तो इसमें हमने कितने कार्बन देख रहे हैं? 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। अब जो 2 कार्बन है वो कॉमन किसके? पिरामिडीन रिंग के। तो पिरामिडीन रिंग और इमिडिजोल रिंग जब जुड़ते हैं तो कितने टोटल हो गए? ये अगर मिले तो 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन हो गए। तो इसे हम प्यूरिन बोल रहे हैं। अब देखो, प्यूरिन और पिरामिडीन में अगर हमने अमीन समूह जोड़ दिया, मान लो एक CH3 जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया, ये सब जोड़ने से क्या हो जाएगा
कि हमारा जो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। तो पिरामिडीन 3 प्रकार के मिलते हैं और प्यूरिन 2 प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। तो पिरामिडीन जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, सी साइटोसाइन है ना, या सिस्टोसाइन, साइटोसाइन, और यू यूरासिल, और टी थाइमिन, ठीक है। तो ये हमारे पिरामिडीन के प्रकार हैं। और जो हमारे प्यूरिन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एडीनाइन और दूसरा है हमारा ग्वानिन। तो एडीनाइन और ग्वानिन प्यूरिन, और सिस्टोसाइन, यूरासिल और थाइमिन ये पिरामिडीन। और ये पिरामिडीन प्यूरिन होते क्या, देखो आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस होगा वो कौन कौन से होता है, प्यूरिन के एजी रहेगा और पिरामिडीन का सी और यू, ठीक है, टी नहीं होता है आरएनए में। और डीएनए में क्या होता है, आरएनए के एकल रज्जु है, और डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है ये ए जी तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर सी टी रहेगा, यू नहीं रहेगा, ठीक है। और ये किस रूप में जुड़ते हैं, देखो डीएनए में द्विरज्जु है। अब ये द्विरज्जु आपस में भी तो नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे, और ये जब जुड़ेंगे तो किस क्रम में जुड़ते हैं, ए जो होता है सदैव टी के साथ जुड़ता है, ठीक है, याद रखना, ए टी के साथ जुड़ेगा, और जो जी होगा वो सी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, या सी जी के साथ जुड़ सकता है या टी ए के साथ जुड़ सकता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा, देखो आरएनए में नाइट्रोजन क्षार AgCU होता है, ठीक है, AgCU होता है, इस तरीके से कैसे भी क्रम में हो सकता है। अब एकल रज्जु है ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, जिसमें फॉस्फेट और सल्फर आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और डीएनए में नाइट्रोजन बेस रहता है। अब यही जो डीएनए है ये द्विरज्जु किस वजह से होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ए और टी आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें ए टी के साथ ड्यू हाइड्रोजन बंध बनाता है। कैसा बंध बना रहा है, ड्यू हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। वह जी सी के साथ या सी जी के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बना रहा है, वो ड्यू बना रहा है, ये 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। अब मान लो ये तो हमने जोड़ दिया इस तरीके से, हाइड्रोजन बंध ए टी के साथ जुड़ा, जी सी के या सी जी के साथ, या टी ए के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बंध बन रहा है। अब मान लो अगर हमें ये जो पी फॉस्फोरस और ये जो जब हम शुगर को जोड़ेंगे तो वो कौन से बंध से जुड़ेंगे, तो जब हमारा फॉस्फेरस ग्रुप और जब हमारा पेंटोस शर्करा शुगर जब जुड़ते हैं तो वो बंध बनता है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है, फॉस्फो डाई एस्टर बंध बनता है, डाई एस्टर बंध, ठीक है। और जब शुगर, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बंध बनता है, क्या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक, क्योंकि ग्लूकोज है हम कह सकते हैं शर्करा, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है जब शर्करा और जो शुगर है पेंटोज और जब न्यूक्लिक एसिड जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक। और जब हमारा सल्फर ग्रुप और जब हमारा कौन जुड़ता है, शुगर जुड़ती है, तो वो कौन सा बंध होता है, सल्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गए। अब देखो अगर हम फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं शुगर से और शुगर को इससे जोड़ रहे हैं नाइट्रोजन बेस से, तो ये क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। अगर हम फॉस्फेट को हटा दें, शुगर और नाइट्रोजन बेस जो जुड़े रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस शर्करा और कौन सा हमारा नाइट्रोजन बेस या क्षार जब जुड़े तो कौन सा वो बनाते हैं, क्या बना, साइड, है ना, न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक चीज़ थी। अब हम बात करेंगे डीएनए के ऊपर, क्योंकि 12th क्लास में डीएनए के ऊपर पूरा चैप्टर है ना, जो जंतुओं में मिलता है डीएनए। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि बहुत मेन चीज़ है, जिसकी खोज मैंने बताया था फ्रेडरिक मिशर ने की थी, है ना, और फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये द्विकुंडलित है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये किसने बताया था, ये बताया था क्रिक और वाटसन ने। क्रिक और वाटसन ने 1953 में ये बताया था कि इसकी द्विकुंडली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और इसी के लिए इनको 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। 1962 में 1953 बताया और 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, इसी में। और जिसमें क्या होता है, एक लूप
देखो जो इसकी एक लूप है, एक लूप कहाँ होगी, जो घुमाव जो इस तरीके से पूरा ही घुमाव हुआ एक लूप है, उसकी जो लंबाई होती है ना, वो 34 एमस्ट्रॉन्ग होती है, 34 एमस्ट्रॉन्ग होती है। अगर नैनोमीटर में देखें तो 3.4 नैनोमीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है ना एमस्ट्रॉन्ग, और वो नैनोमीटर 10⁻⁻10 होता है। तो 3.4 या 34 एमस्ट्रॉन्ग होती है। और यदि अगर हम एक लूप में नाइट्रोजन बेस देखें तो कितनी होती है, 10 जोड़ी। तो 5 इधर है, 5 इधर है, तो एक लूप में कितनी हो गई, 10 जोड़ी होती है नाइट्रोजन क्षार, और जो कि कैसी लगी होती है, ATGC ऐसे रूप में लगी होती है, यूँ नहीं रहता है, यूरासिल जो रहता है वो RNA में रहता है, ठीक है, याद रखना। अब दोनों रज्जु जो होती है प्रति समांतर होती है, एक इस दिशा में जाएगी तो एक ऐसे नीचे दिशा में, एक ऊपर दिशा में, एक नीचे दिशा में, तो ये प्रति समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, पैरेलल भी होती है और प्रति भी रहती है, एंटी पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। अब दोनों दो जो N2 क्षार है उन दोनों के बीच, जैसे मान लो दो नाइट्रोजन बेस है, उन दोनों नाइट्रोजन बेस जो जोड़ रहे हैं दूसरी रज्जु को, एक रज्जु दूसरी रज्जु को, उन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी होगी, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग या 0.34 नैनोमीटर। तो इतनी क्या है, दूरी है। बस यही चीज़ थी, इतनी उनकी दूरी रहती है, एक लूप में 34 एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके साथ DNA ख़त्म हुआ, जिसमें हमें दो वैज्ञानिक के नाम याद रखने, क्रिक और वाटसन, या वाटसन और क्रिक। 1953 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 34 एमस्ट्रॉन्ग पूरे एक लूप की दूरी है। और जब हम नाइट्रोजन क्षार की दोनों की देखते हैं तो 3.4 एमस्ट्रॉन्ग है, और 10 जोड़ी मिलती है पूरे एक लूप में। तो बस इतनी चीज़ थी DNA के, और बहुत सारी चीज़ हम 12th क्लास में देखेंगे।